हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास कुमार और आप हैं आर्म्स डिजिटल चैनल पे। और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर 45 डेज में 45 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्विक रिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से, और ये दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखें। तो पिछला वीडियो हमारा था लेंजेस लॉ और फैराडेज लॉ पर, और आज का हमारा वीडियो है मोशनल ईएमएफ के ऊपर या डायनेमिक ईएमआई के ऊपर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फटाफट हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर उनको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो डायनेमिक ईएमआई या मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। मोशनल ईएमएफ या इसको नाम दिया जाता है डायनेमिक ईएमआई। डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी यूनिफॉर्म फील्ड में मान लेते से कि ये यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है और इसमें एक कंडक्टर है। अब ये जो कंडक्टर है जरूरी नहीं कि लूप के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि फैराडेज लॉ में लूप होता है, लेंजेस लॉ में लूप होता है, वैसे यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ओपन भी हो सकता है और लूप भी हो सकता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज लूप, दिस इज जस्ट अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। अभी मैंने इंटेंशनली स्ट्रेट सेलेक्ट किया, बट जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, किसी भी शेप एंड साइज का कंडक्टर हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अगर कोई भी कंडक्टर मूव करता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कंडक्टर के एंड्स में, ए और बी अगर इसके एंड्स है, इस कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यस, इसके एंड्स में जो दोनों एंड्स हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं। और उस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो आता है वो हमें याद रखना, दैट इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर, ठीक है। वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर। अब यहाँ पे वी तो क्लियर है, वेलोसिटी वेक्टर है, बी क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एल जो है वो थोड़ा सा न्यू वेक्टर है, तो इसको ध्यान से ड्रॉ करना है। तो इसका एल वेक्टर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं लेंथ, इसको लेंथ वेक्टर भी बोला जाता है, और ये बेसिकली आपके कंडक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है इन अ वेक्टर फॉर्म। तो इसका वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया जाता है। आप क्या करोगे, बेसिकली आपने रॉड के एक एंड से लेकर दूसरे एंड से कनेक्ट करते हुए एक वेक्टर बनाओगे। दूसरे एंड से कनेक्ट करते टाइम ये वेक्टर बनाओगे। ये जो वेक्टर आएगा जो आप निकाल सकते हो, है ना। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप ये वेक्टर निकाल सकते हो। ये वेक्टर जो आएगा ये हमारा लेंथ वेक्टर है राइट नाउ, जो हमें यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो वी क्रॉस बी डॉट डीएल। अगर इस चीज को सिंप्लीफाई करें कुछ पॉइंट्स को लेकर, तो कुछ स्पेशल केस लिया जाए। स्पेशल केस इसी फॉर्मूले में, व्हेन वी वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, जो कि एक बहुत कॉमन सिनारियो है इन आवर क्वेश्चंस। उस केस में ये फॉर्मूला सॉल्व होके, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट सॉल्व होके सीधा आ जाता है वीबीएल, ठीक है। ये बहुत सिंपल आ जाता है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली कई लोगों ने ये वाला फॉर्मूला याद किया होगा, बट ध्यान रखिए कि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ वेक्टर आर तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस केस में आप वीबीएल यूज कर सकते हो इसमें। तो ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस जो थोड़ा सा चांसेस हो सकते हैं कि शायद एक लेवल और ऊपर करने के लिए ये दे दिया जाए, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, है ना, इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना, बी से तो परपेंडिकुलर है, बट एट एन एंगल, एट एन एंगल थीटा विद एल वेक्टर। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल होता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से तो परपेंडिकुलर है। तो इस केस में जो ईएमएफ हम लोग लिखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ जो लिखेंगे, वो बी वी परपेंडिकुलर इंटू ले लिखेंगे। बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, वी परपेंडिकुलर हो जाएगा, जहां पर जैसा नेम साउंड कर रहा है, ये वी परपेंडिकुलर क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, लेंथ वेक्टर। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। व्हाट इफ कि आपका कंडक्टर स्ट्रेट ना हो, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया, इट डजंट मैटर। अगर आपका कंडक्टर कुछ रैंडम शेप में भी है,
तो आपको बस क्या करना है, वी क्रॉस वीबीएल आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको लेंथ वेक्टर निकालने के लिए एंड को एंड ऑफ जो दोनों एंड्स हैं आपके कंडक्टर के उनको कनेक्ट करना होगा और उससे जो लेंथ वेक्टर आएगा दैट विल बी योर लेंथ की वैल्यू जो होगा। तो वीवीएल में जो लेंथ लिखोगे वो मैग्नीट्यूड ये वाली लेंथ होगी। तो इट डजेंट मैटर कि आपका कंडक्टर का शेप एंड साइज क्या है, ये स्टिल वैलिड है। ठीक है, ये तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया। इससे पहले मैं इस पे क्वेश्चन कर रहा हूं, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर मैं अगले स्टेप में करंट पूछता हूं तो करंट का आंसर जीरो आएगा। जस्ट बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ है दैट डज नॉट मीन कि करंट भी होगा, क्योंकि करंट होने के लिए तो इस कंडक्टर को क्लोज लूप में होना जरूरी है। अभी तो ये ओपन कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को मैं वायर से कनेक्ट करके ऐसे क्लोज कर दूं विद रेजिस्टेंस कर दूं तब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज ईएमएफ आ रहा है कंडक्टर के अंदर दैट डज नॉट मीन कि करंट भी आएगा। करंट आने के लिए चेक करो क्या वो क्लोज लूप से एसोसिएटेड है, क्या उसका लूप जो है वो क्लोज हो रहा है, तभी करंट आएगा, वरना करंट की वैल्यू जीरो होगी। तो एक चीज करंट का आंसर लिखते टाइम ध्यान दें, अगर क्लोज लूप है तब आप जरूर बोल सकते हैं। अगर क्लोज लूप है तो आप बोल देना फिर इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस है आपके लूप का, क्लोज सर्किट का, वो डिवाइड कर दो और आपको करंट भी मिल जाएगा, जैसे फैराडे लॉज में भी हम करते थे। वहां पे भी इंड्यूस ईएमएफ निकालते थे और रेडियस से डिवाइड कर देते थे। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि रोटेशनल मोशन। तो ये लीनियर मोशन की वजह से हो गया, बट कई बार क्वेश्चन में अगर रोटेशनल मोशन आया तो मान लो यही रॉड लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन करने के बजाय मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऐसा घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है तो कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसके एंड्स में। तो इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो इस केस में आएगा, अगर इसका लेंथ एल है तो ये आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये इंड्यूस ईएमएफ किन दो पॉइंट्स के बीच में, आपका हिंज वाला पॉइंट जो है एच और जो अदर एंड है वो ए, इन दोनों के बीच में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसका ये फॉर्मूला है। आप किसी भी दो रैंडम दो पॉइंट्स में ये नहीं लिख सकते हो, आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ लिख रहे हो हिंज पॉइंट या जो आपका एंड वाला पॉइंट है और अदर एंड है उनके बीच में ही आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो। इसी फॉर्मूला को जब हम इलाबरेट करते करते डिस्क तक आते हैं, ऐसे एक डिस्क है जो पूरा रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस डिस्क के भी सेंटर पे, जैसे कि यहां पे था हिंज और पेरीफेरी पे जो कि दूसरा एंड था, इनके बीच क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है ड्यू टू द रोटेशनल मोशन। तो इस डिस्क के लिए जो फॉर्मूला आता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके सेंटर और पेरीफेरी पर, दैट इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस होगा उसका स्क्वायर। बट बताया ना कि करंट अभी फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होने के लिए इनको क्लोज लूप में कनेक्ट करना होगा, जैसे इस एंड को ज्वाइन करना होगा एक एंड ए एंड से विद रेजिस्टर, तो करंट फ्लो होगा। वैसे इसमें भी करंट तब फ्लो होगा जब सेंटर और पेरीफेरी को हम कनेक्ट करेंगे विद रेजिस्टर, तो करंट स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब कुछ एग्जांपल्स में इसको अप्लाई करके देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें, कंडक्टिंग वायर ए बी सी डी ई। तो एक वायर दे रखा है, आपको दिखेगा ए बी सी डी ई, एक वायर यहाँ पर दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, व्हेन द कंडक्टर पुल्स टुवर्ड्स राइट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दिस वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ए और ई के बीच में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक सिंपल कंडक्टर है और ये ओपन कंडक्टर है। ठीक है, इसमें कोई भी क्लोज लूप नहीं है, ये ओपन कंडक्टर है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, चेक करूंगा, पहले मैं अपना वेलोसिटी वेक्टर पहले मैं अपना लेंथ वेक्टर देख लेता हूँ। ठीक है, तो लेंथ वेक्टर कैसे निकालते हैं, एंड्स को ज्वाइन करके, एंड्स को ज्वाइन किया, ये एंड ये दूसरा एंड और इसको ज्वाइन किया ऐसे, तो दिस इज आवर लेंथ वेक्टर। जो भी एल की वैल्यू होगी वो हम लेंथ वेक्टर, जो भी ये मैग्नीट्यूड आएगा वही हमारा लेंथ का आंसर होगा। वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये रहा हमारा वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज आवर वेलोसिटी वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और मुझे दिख रहा है इस केस में ये तो स्पेशल केस से बिलोंग कर रहा है जहां पे तीनों वेक्टर आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इस केस में आंसर सीधा क्या लिख दूंगा मैं, वीबीएल। बस हमें वी और बी तो पता है, हमें लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के लिए आप थोड़ी सी और मेहनत कर सकते हो, ये आप ज्वाइन करोगे तो ये वाले साइड आ जाएगा 10 साइन 37, सॉरी 37 कह रहा हूँ 45, और ये वाली साइड भी आ जाएगी 10 साइन 45, क्योंकि ये दोनों साइड 10 10 दे रखे, ये जो 10 है और ये जो 10 है उससे मैटर ही नहीं करेगा। तो आपका लेंथ की वैल्यू देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज 1/√2। ठीक है, वेलोसिटी इज
10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ जो है ये 2 टाइम्स ऑफ दिस, मतलब 20 साइन 45। और क्योंकि ये भी आपका सेंटीमीटर्स में है तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। एक चीज और पूछा जा सकता है कि हायर पोटेंशियल किस साइड होगा, क्योंकि अगर ये इंड्यूस ईएमएफ है तो देर इज हायर साइड और लोअर साइड। उसके लिए आपको क्या करना है, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, वी क्रॉस बी का। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालो, जिस तरफ भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वही हाई साइड है या हाई पोटेंशियल साइड है। जैसे यहाँ वेलोसिटी इधर की साइड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी क्रॉस बी करोगे ऊपर, ऊपर की तरफ आएगा, इसका मतलब ए हायर पोटेंशियल पे और ई जो है वो लोअर पोटेंशियल पे। तो इस ईएमएफ को जो भी ये सॉल्व करके आएगा, चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो हमें चाहिए मिली वोल्ट में आंसर चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें 1/√2, 1/10, 20/100 इंटू 1/√2, ठीक है। तो √2 और √2, ये 2 होगा और ये 10 हो गया, तो ये आ गया 10 मिली वोल्ट। तो ये 10 मिली वोल्ट है, ठीक है। अब ये जो 10 मिली वोल्ट है वो एक्चुअली लिखा जा सकता है वी ए माइनस वीई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, जिसमें ए हायर पे है और ई किस पे, लोअर पे, जिसकी वैल्यू 10 मिली वोल्ट है। अगर उल्टा लिखना होता, ई माइनस ए लिखना होता, तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, बिकॉज ए जो है हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल में 15 सेंटीमीटर being moved toward the right at a constant speed 2 centimeter per second shown in the figure. The front edge 50 centimeter wide reach magnetic field at t equal to 0. ओके, तो t equal to 0 पे ये एंटर करना शुरू कर रहा है, ऐसा मेंशन किया है, और आपको 10 सेकंड पे बताना है कि क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इमेजिन करो, और ये 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर का इसका पूरा रीजन है, ठीक है। और यहाँ पर अब एक लूप जो है वो एंटर कर रहा है, कितनी स्पीड से एंटर कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम अगर देखें तो 2 मीटर पर सेकंड अगर इस एज से शुरू कर रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहा है, अभी इसका एज ऐसे है, ये लूप ऐसे है, और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 सेंटीमीटर, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा, 20 सेंटीमीटर चलेगा। तो ये वाला जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। इसका मतलब कि लूप जो है वो एंटायरली इनसाइड द रीजन आ चुका होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इस मोमेंट पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये कवर कर चुका है, कितना, 20 सेंटीमीटर कवर कर चुका है। जो पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो अभी 5 सेंटीमीटर दूर होगा, क्योंकि इसकी खुद की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर। तो ये सिनेरियो डेवलप हो चुका है। तो एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे अब इसमें ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो अगर आप ईएमएफ निकालोगे तो आप इस लूप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। तो अगर हम देखें कि इंड्यूस ईएमएफ इन बी टू सी सेगमेंट और इन डी टू ए सेगमेंट, ये जो दोनों सेगमेंट है ना, बी टू सी या ए टू डी, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, 0। और उसका रीजन क्या है कि इसमें लेंथ वेक्टर, रीजन क्या है, लेंथ वेक्टर इनका पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर से, क्योंकि ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, देखो राइट साइड, और उन दोनों सेगमेंट के लेंथ वेक्टर देखो, ये देखो, इसका लेंथ वेक्टर इधर, इसका लेंथ वेक्टर इधर। तो अगर लेंथ वेक्टर आपके वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है तो वो वाले सेगमेंट में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। बचा कौन सा, फिर ए टू बी और सी टू डी, यही आपके परपेंडिकुलर लेंथ वेक्टर्स है, तो यहां जरूर ईएमएफ आएगा, और दोनों में सेम ही आएगा। तो ए बी सेगमेंट में और सी डी सेगमेंट में दोनों में ईएमएफ कितना हो जाएगा, वीबीएल, ठीक है। दोनों में वीबीएल आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कांस्टेंट वाली, और लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। बट हमें निकालना है नेट ईएमएफ, तो हमें तो निकालना है टोटल ईएमएफ ना, वैल्यू ऑफ टोटल ईएमएफ। तो देखो अब हमें निकालना पड़ेगा, पोलैरिटीज देखनी पड़ेगी। तो अगर आप ए बी सेगमेंट में देखो, वी क्रॉस बी ऊपर आएगा, तो आपका ईएमएफ ऐसा कुछ दिखेगा, ऊपर साइड हाइयर तो बड़ी लाइन बनाई, नीचे साइड लोअर छोटी लाइन बनाई, तो ये एक बैटरी बन गई। वैसे सी और डी सेगमेंट में देखोगे सेम ऐसे आएगा, ऊपर और नीचे, तो ये E1 और ये EAB और ये क्या आएगा, ECD, ठीक है। दोनों ऊपर की तरफ पोलैरिटीज हैं। तो अगर इस लूप में अगर नेट ईएमएफ निकालना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बट क्योंकि दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट है तो एक्चुअली जो नेट ईएमएफ आएगा वो आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ द EAB माइनस ECD, क्योंकि दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में है। हमें कैसे पता चला ऑपोजिट पोलैरिटी में, ये वैसे तो करंट की नॉलेज है,
ये जो बैटरी है ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहता है, ये जो बैटरी है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराना चाहता है। तो दोनों बैटरी इसका मतलब पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो नेट ईएमएफ जो आएगा सब्ट्रैक्शन आएगा, बट बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में नेट ईएमएफ जीरो। अब चाहो तो ये सेम सवाल फैराडे लॉ से भी कर सकते थे, क्योंकि ये टोटल क्लोज लूप है, तो आप यहाँ फैराडे लॉ भी लगा सकते हैं। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आप बोलोगे कि फ्लक्स कांस्टेंट है और इसलिए ईएमएफ जीरो। तो आप इस पे फैराडे लॉ लगाकर भी जरूर देखो, पिछला फैराडे लॉ वाला वीडियो देख लेना और फिर अप्लाई करना। चलो आगे, स्क्वायर लूप दे रखा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ओके, इसको मूव कर रहे हैं स्लोली आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको पूछा वर्क डन इन पुलिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड, अगर इतना है तो हमें यह वर्क डन पूछा है कितना होगा, ठीक है। अब हमारे ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन जितना भी होगा, ठीक है। तो जब आप इसको लूप से बाहर निकालोगे, सोचो इमेजिन करो, जब इसको लूप को बाहर निकालोगे तो यहाँ फ्लक्स में चेंजेस होगा, फ्लक्स में चेंजेस होगा तो यहाँ इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब क्योंकि एक क्लोज लूप है तो आप फैराडे से भी कर सकते हो या ईएमएफ से, डायनेमिक ईएमआई से भी कर सकते हो। तो हम लोग चलो अभी डायनेमिक ईएमआई से डिस्कस करते हैं, फैराडे से आप लास्ट वीडियो में देख लेना। तो ये लूप है, जब ये लूप बाहर निकलेगा तो इस सेगमेंट में Q से लेकर R और P से S तो बाहर जा चुका होगा, तो अगर ये बाहर निकल गया है P से S, ऐसा कुछ हो चुका होगा और ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें P और Q में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, R और S में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, सेम रीजन क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं। P और S में कोई नहीं आएगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो चुका है, तो सिर्फ ईएमएफ किस में आएगा, Q और R में, सिर्फ Q और R में मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो फिर इसमें क्या आएगा, इंड्यूस करंट, क्योंकि ये क्लोज लूप है। और इंड्यूस करंट आएगा, इसका मतलब इसमें जनरेट होगी हीट, है ना। हर रजिस्टर में हीट जनरेट होती है जब करंट आता है, तो ये हीट आ कहां से रही है, वर्कडन से ही तो आ रही है। तो हम ऐसे लिखते हैं वर्कडन इन पुलिंग इट आउट इक्वल टू किस में होगा, हीट जनरेटेड। ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैंने ये निकाल लिया कि कितना हीट जनरेट हुआ, तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना वर्क डन करना पड़ा। और हीट जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, करंट या वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। तो या आप लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो। यहाँ पे हम वोल्टेज को ई लिखते हैं, तो ई स्क्वायर बाय आर अगर वोल्टेज आर टी, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ईएमएफ निकालते हैं, तो कितना ईएमएफ आएगा, तो यहाँ पे चेक करो, लेंथ वेक्टर ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, सिर्फ वीबीएल, इसकी वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी वीबीएल। तो इसका मतलब हमारा हीट जनरेटेड कितना आ जाएगा, बी वी एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ये आ जाएगा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। बस एक ही दिक्कत है इसमें कि हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट, लेंथ है हमारे पास, ठीक है, लेंथ नहीं है, एक्चुअली लेंथ भी नहीं है हमारे पास, कितनी लेंथ है इसकी हमें नहीं पता अभी, तो ये लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमारे पास स्पीड भी नहीं है, तो ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर है। रेजिस्टेंस है, टाइम 1 सेकेंड है, तो वो दे रखा है। तो इसका मतलब पहले एक बस एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ेगा कि इसमें हम लोग निकाले कि लेंथ और स्पीड कितना है। तो लेंथ निकालने के लिए देखो एरिया यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, 3.6 10⁻³ एरिया यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं एरिया यूज कर रहा हूँ। तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ये होगा 3.6 10⁻³ तो यहाँ से एरिया हमने निकाला, तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 10⁻² मीटर्स। तो ये तो आपका लेंथ आ गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लेंथ, है ना, या यही मान लेते हैं लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का आंसर आ चुका है। अब रही बात स्पीड का, तो स्पीड भी निकाल लेते हैं। तो देखो क्या ये पूरा लूप इन्होंने बाहर किया 1 सेकेंड में, यस। तो ये पूरे लूप की लेंथ कितनी थी, पूरे लूप की लेंथ है एल, और अगर ये 1 सेकेंड में बाहर चला गया, इसका मतलब जो स्पीड होगा वो कितना होगा, कितना डिस्टेंस लूप को मूव करना पड़ा, एल डिस्टेंस, कितने टाइम में मूव करना पड़ा, 1 सेकेंड के अंदर। तो इसका मतलब इसका स्पीड वही हो गया जो लेंथ की वैल्यू है, विच इज 10⁻² मीटर पर सेकेंड।
अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो अगर सारी वैल्यूज पुट करोगे तो हीट जनरेटेड या वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर, एल की वैल्यू अगेन 6 × 10⁻², है ना। बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमें यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक चीज छूट गई, क्योंकि बीवीएल जो है वो सिर्फ एक टर्न में है, और अगर ऐसे कुल मिला के 10 टर्न्स है तो एन टाइम्स होगा, तो यहाँ पर एन स्क्वायर एन यहाँ पर भी आएगा जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एन मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। बस अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, एन ये स्क्वायर ये 10 और रेजिस्टेंस 100 दे रखा है, इंटू टाइम वैसे भी 1 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये आता है 3 पॉइंट या अप्रॉक्सीमेटली 3 माइक्रो वो जूल आता है, माइक्रो जूल आता है ना, अप्रॉक्सीमेटली आता है, डेसिमल में आता है, तो राउंड ऑफ करोगे तो 3 आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, A 1 meter long metal rod completes the circuit as shown in the figure। तो ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास कुछ कंडक्टिंग रेल्स हैं और उसके ऊपर रॉड ये रहा, एक्स वाई इज द रॉड, मूवेबल रॉड है जो मूव कर रहा है वी स्पीड से, ऐसे मेंशन किया। द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दे रखा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, आपको पूछा है कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहे। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने के लिए होता है क्या है, अगर इस कंडक्टर पे ध्यान दोगे तो इस कंडक्टर पे जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो इसमें क्या आता है, ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ आप क्या लिख सकते हो, वीबीएल, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो वीबीएल। इससे फिर एक करंट आएगा इसमें, वीबीएल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो आपको दे रखा है। और करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, बताया था ना, क्लोज लूप फॉर्म होना चाहिए तब करंट आएगा। जैसे ये करंट आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये करंट का डायरेक्शन भी आप बता सकते हो, अगर आपने वी क्रॉस बी किया तो आपको वी क्रॉस बी से दिखेगा हायर पोटेंशियल ऊपर की तरफ, और आपको पता है किसी भी लूप में करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इस लूप के अंदर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास बचा है क्या, देखो ये एक रॉड है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके मोशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। बट ये मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है। तो हमने लास्ट चैप्टर अगर आप रिकॉल करो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, कि अगर कोई भी कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट करंट कंडक्टिव वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हो तो इस पे क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप देखो इस तरफ लगेगा एक मैग्नेटिक फोर्स, और इस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितना होगा, ILB, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो इसको मूव नहीं करने दे रहा, मतलब ये जो स्पीड है वो उसको कम करेगा, कम करते स्लो करते करते इसको रोक देगा। बट अगर हम चाहते हैं कि ये मूव करता रहे कांस्टेंट स्पीड से, तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इसको बैलेंस कर देता है तो आपका रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, ILB। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट, ठीक है। और ILB में अगर I की वैल्यू पुट किया तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एज अ रिजल्ट ही याद रखना है। और इवन अगर आपको कोई पूछे कि पावर कितना डिलीवर करना पड़ेगा, मतलब तुम अगर वर्क कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो, वर्क कर रहे हो तो पावर डिलीवर्ड होगा। पावर डिलीवर्ड कितना होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अगर तुमने फोर्स इंटू वेलोसिटी किया तो आपको पावर एक्सटर्नल मिल जाएगा, जो आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। इतना पावर डिलीवर होगा इस तरह के एग्जाम्पल में। तो कोई भी अगर इस तरह से रेल है जो मूव कर रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉरी इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो सेम स्पीड से मूव करते रहे, और इतना पावर डिलीवर करना पड़ेगा उसका स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए। तो ये आप एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अ कंडक्टिंग बार मूव्स
ऑन अ टू कंडक्टिंग रेल्स। तो इसमें भी कंडक्टिंग रेल्स दिया है, बट इस बार रेल्स जो है वो थोड़ा सा इस तरह से दे रखा है, वी शेप का रेल दिया हुआ है। ओके, और इसके ऊपर एक कंडक्टर जो है मूव कर रहा है। तो कंडक्टर अभी भी स्ट्रेट ही है, कंडक्टर तो स्ट्रेट है और ऐसे मूव कर रहा है वी स्पीड से। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिया है इनटू द पेज। द बार स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स एट टी इक्वल टू जीरो। आपको पूछा है कि ईएमएफ, द इंड्यूस ईएमएफ टाइम की पावर एन पे डिपेंड कर रहा है, तो एन की वैल्यू बताओ। ओके, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले मैं कंडक्टिंग रेल्स बना लेता हूं। तो ये रहा आपका कंडक्टिंग रेल्स। मैं दो डायग्राम बना लेता हूं कंडक्टिंग रेल्स इस तरह से। स्टार्टिंग में टी इक्वल टू जीरो पे इसने वर्टेक्स से शुरू किया, तो रॉड जो है वो टी इक्वल टू जीरो पे था वर्टेक्स पे। फिर टी टाइम पे आगे बढ़ता जाएगा, वी स्पीड से मूव कर रहा है, इसकी स्पीड दे रखी है ना, तो इसकी स्पीड दे रखी है वी। तो अगर मैं पूछूं टी टाइम पे कितना डिस्टेंस चल जाएगा, तो वी टी। तो इसका मतलब यहां पर ये रहा वी टी। ये जो डिस्टेंस रॉड ट्रैवल कर चुका है टी टाइम में, ये कितना है, वी टी, वी इंटू टी। अब यहां से हमें सॉल्व करना है कि कितना राइट नाउ इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो देखो इस एग्जैक्ट मोमेंट पे लेंथ वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मुझे बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है वीवीएल। ठीक है, बस हमें ये निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एरिया लेंथ निकालना है, स्पीड दे रखा है, तो बस लेंथ निकालना ही चैलेंजिंग पार्ट है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर थीटा मान लेता हूं, तो इधर भी थीटा हो जाएगा सिमेट्री की वजह से। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे तो ये आ जाएगा वीटी। वीटी जो हाइट है टैन थीटा, वीटी टैन थीटा आ जाएगा। और इस साइड वाली भी लेंथ आ जाएगी वीटी, जो कि आपकी हाइट है, उसमें आ जाएगा साइन टैन थीटा। इसका मतलब आपका टोटल जो लेंथ वेक्टर है वो कितना हो गया, टोटल लेंथ वेक्टर हो गया टू वी टी टैन थीटा। अब चलो इंड्यूस ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ वी, वेलोसिटी वी, लेंथ टू वी टी टैन थीटा। तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, टू टाइम्स वी, वी स्क्वायर टैन थीटा, और टाइम की पावर कितनी आई, वन। तो ये रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी ये सब तो कांस्टेंट है। इसका मतलब का है कि इंड्यूस ईएमएफ टाइम पे किस पे डिपेंड कर रहा है, टी की पावर वन पर। हमारा इनकी वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। A uniform magnetic field point 4 acts perpendicular to a circular copper disc। तो सर्कुलर कॉपर डिस्क बना लेते हैं। डिस्क दिया है तो ये पूरा सॉलिड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क दे रखा है आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट। The disk is having a uniform angular velocity 10 pi radian per second about an axis through its center and perpendicular to the disk. The axis of rotation is this. तो ऐसे रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे घूम रहा है। What is the potential difference developed between the axis of the disk and the rim? तो एक्सिस जो कि सेंटर है, रिम जो कि पेरिफेरी है, तो दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। रोटेशनल मोशन की वजह से डिस्क में जो इंड्यूस ईएमएफ आता है वो कितना होता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर से सॉल्व करोगे तो हाफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी आपको दे रखा है 0.4, ओमेगा की वैल्यू 10 पाई रेडियन। ध्यान रखना है कि रेवोल्यूशन में होगा तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना ना भूले, अभी रेडियन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आर स्क्वायर तो रेडियस है 0.2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 0.2512 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम सीधा डिस्क में निकाल सकते हैं। रोटेटिंग रॉड में या डिस्क में क्या सॉल्व कर सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी ट्राई करो, आपको बहुत इजीली सॉल्व होगा अगर आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, और रिकॉलिंग पावर थोड़ी अच्छी हो जाती है कि आप कब वीवीएल यूज करना है कब नहीं। थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डायरेक्टली रट लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हमेशा वीवीएल फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये यूज होता है। बट ध्यान रखना ये तभी यूज कर सकते हो जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, जो एक बार चेक कर लो। अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो शायद ये यूज करना पड़ सकता है,
और अगर ये वाला केस नहीं है तो फिर इन जनरल आप इस पे जाना पड़ सकता है आपको कैलकुलेशन के लिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा आपको सॉल्व करने में। चलो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वापस मिलते हैं। तब तक आप लोग पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।